वेलकम बैक वंस अगेन। तो हम पढ़ रहे थे टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। वंस अगेन बीपीएसपी बीएड कॉलेज के ऑनलाइन सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग पढ़ रहे थे टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, और टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है उसका नाम है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथ्स टीचिंग। तो हम पढ़ रहे थे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथ्स टीचिंग। एम्स के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखें तो इसके पहले की वीडियो आप देख लें। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथ्स टीचिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथ्स टीचिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव होते क्या हैं। ऑब्जेक्टिव के प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था। ऑब्जेक्टिव के प्रकार में हम लोगों ने देखा था कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के 2 प्रकार का डिस्कशन हम लोगों ने किया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने देखा नहीं है तो आप पुनः जाकर के उस वीडियो को देख लें। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के 2 प्रकार का डिस्कशन किया था। एक जनरल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड किया गया है, उसको अगर नहीं देखें तो वो भी देख लें। जनरल ऑब्जेक्टिव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के छोटे पार्ट होते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव्स खास करके कोर्स के अंत में प्राप्त कर लिए जाते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को मिला करके बनाए जाते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की मदद से ये प्राप्त किए जा सकते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं, जबकि जनरल ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की मदद से प्राप्त किया जाता है। हर बार मैं उसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जोड़ा था, उस समय भी मैंने आपको क्लियर किया था कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वास्तव में होते क्या हैं। तो आइए कंप्लीट डिस्कशन करते हैं, डिटेल में डिस्कशन करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के ऊपर। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जिसको हम लोग हिंदी में विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। लेसन प्लान के दृष्टिकोण से ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा, आपका ध्यान चाहूँगा इस पर। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म इमीडिएट गोल है, जो कुछ समय के लिए तत्काल प्राप्त करने वाले लक्ष्य होते हैं, जिसको कक्षा के शिक्षण के दौरान प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ, विशिष्ट उद्देश्य वे होते हैं जिनको कक्षा के शिक्षण के दौरान प्राप्त किया जा सकता है, या शैक्षणिक प्रक्रियाओं के द्वारा जिन्हें प्राप्त कर लिया जाता है उन्हें हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। विशिष्ट उद्देश्य वे होते हैं जिन्हें हम शैक्षणिक प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, कक्षा के शिक्षण के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि कक्षा का शिक्षण तो 2 साल तक होता है, 3 साल तक होता है, तो क्या 3 साल तक का शिक्षण का जो कार्य है जिसको प्राप्त कोई करता है तो वो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कक्षा का 1 दिन का शिक्षण या 2 दिन का शिक्षण में जो कुछ प्राप्त किया जाता है उसे हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कहते हैं। खास करके 1 दिन का शिक्षण या 2 दिन का शिक्षण, 2 दिन के शिक्षण में जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं या जो प्राप्त करने की उम्मीद रखते हैं उसे हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज एजुकेशनल और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो जो विशिष्ट उद्देश्य है इसे एजुकेशनल, शैक्षिक या निर्देशात्मक उद्देश्य भी कहते हैं। जी हाँ, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कक्षा में इंस्ट्रक्शन देने के पश्चात प्राप्त किया जाता है, इसीलिए हम इसे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ये शैक्षिक प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं, कक्षा में जो शिक्षण का कार्य होता है उससे संबंधित होते हैं, इसीलिए इसे हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि हेल्प टीचर टू ब्रिंग बिहेवियरल चेंज इन स्टूडेंट, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। तो जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो शिक्षक को अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने में मदद करते हैं, इसीलिए इन्हें व्यवहारिक उद्देश्य भी कहते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य क्या करते हैं कि एक शिक्षक को जो शिक्षण कर रहा है उस शिक्षक को अपने छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द जनरल ऑब्जेक्टिव। जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो
सामान्य उद्देश्य के छोटे रूप होते हैं। कई सारे विशिष्ट उद्देश्य मिल करके सामान्य उद्देश्य बनते हैं या बनाते हैं। तो कहा जा सकता है कि एक सामान्य उद्देश्य में बहुत सारे विशिष्ट उद्देश्य निहित होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट इज़ द मीन्स टू अचीव जनरल ऑब्जेक्टिव। इट मीन्स कि जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं, जो विशिष्ट उद्देश्य हैं, इन विशिष्ट उद्देश्यों की मदद से हम सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के साधन विशिष्ट उद्देश्य हैं। इनकी मदद से ही हम सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब जैसा कि आप लोगों को पता है, विशिष्ट उद्देश्य की और गहराई में जाने से पूर्व हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या है। आपको याद होगा, हमने ग्रुप में डाला था कुछ PDF फाइल, उस PDF फाइल को आप पढ़े होंगे। ब्लूम्स महोदय एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो मनुष्य की संज्ञानात्मक शक्तियाँ हैं, मनुष्य की जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितनी भी एबिलिटी है, उन एबिलिटी को तीन भागों में बांट दिया और 3 भागों को अलग अलग डोमेन में विभक्त करके इन्होंने अलग अलग तरीके से अध्ययन किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट इनका अध्ययन है। तो इनके हिसाब से इन्होंने बताया था कि 3 एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग्स, शिक्षण के 3 पहलू होते हैं। पहला पहलू का नाम है कॉग्निटिव एस्पेक्ट, और दूसरा है अफेक्टिव, तीसरा है साइकोमोटर। तो संज्ञानात्मक और भावात्मक और मनोगत्यात्मक, या आप इसे कह सकते हैं क्रियात्मक भी कह सकते हैं। तो ये 3 जो पहलू हैं, शिक्षण के 3 पहलू हैं, या कह सकते हैं कि व्यवहार के जो 3 पक्ष हैं, इन 3 पक्षों को इंगित करने का श्रेय केवल और केवल ब्लूम्स महोदय को जाता है। तो इन्होंने इन 3 पक्षों में मनुष्य के व्यवहार को विभक्त किया और व्यवहार को विभक्त करके इसका डिटेल में अध्ययन किया। कॉग्निटिव एबिलिटी का तात्पर्य है कॉग्निशन से संबंधित है, और कॉग्निशन एक्चुअली सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता को ही कहते हैं। अफेक्टिव हार्ट से संबंधित है, आप लोगों को पता होगा। अफेक्टिव मतलब भावात्मक मतलब जो भावों से संबंधित हो, भावों से संबंधित मतलब जो हृदय से संबंधित हो। हृदय का मतलब जो भी संवेग हमारे हैं, 14 प्रकार के जो संवेग हैं, घृणा भाव, क्रोध, दुख इत्यादि। तो ये सब संवेगात्मक पहलू के अंतर्गत आते हैं, भावात्मक पहलू के अंतर्गत आते हैं, राइट। जो साइकोमोटर है तीसरा, साइकोमोटर का मतलब क्रियात्मक होता है। क्रियात्मक का मतलब क्या, अपने हाथ पांव जो चलाते हैं ना, वो सब क्रियात्मक है। एक्शन जिसमें इन्वॉल्व होता है वो क्रियात्मक होता है। तो एक्चुअली साइकोमोटर डोमेन जो है वो एक्शन से संबंधित बात करेगा। तो आइए इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, आइए क्रमवार इसको जानते हैं। आइए कॉग्निटिव डोमेन के ऊपर बात करते हैं। कॉग्निटिव डोमेन क्या है? एक्चुअली कॉग्निटिव एस्पेक्ट हमने लिखा है यहाँ पर, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एस्पेक्ट का मतलब पहलू है, कॉग्निटिव डोमेन का मतलब भी पहलू है, आप समझिएगा। तो कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत 6 लेवल्स आते हैं। जैसा कि आपको मैं बता दूं, आप अध्ययन नहीं किए होंगे तो आप एक बार पुनः अध्ययन कर लीजिए। एक ओल्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होता है और एक न्यू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ओल्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो 1956 में ब्लूम्स के द्वारा दिया गया था, और एक न्यू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है जिसको रिवाइज करके 2001 में ब्लूम्स महोदय ने संशोधन करते हुए दिया। तो इस न्यू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है, इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है लेसन प्लानिंग में और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर्मेशन में। तो आई होप कि आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और इस न्यू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ब्लूम्स महोदय ने काफ़ी परिवर्तन किए। जो ओल्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी था उसमें जो भी वर्ड थे, वर्ड कुछ इस प्रकार से थे: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन था। तो वो सभी जो वर्ड थे वो अपने आप में कम्प्रीहेंसिव थे और एक नाउन का कार्य करते थे। लेकिन जब उन्होंने रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दिया तो उसमें जो भी वर्ड डाले वो सभी वर्ड एक वर्ब का काम करने लगे। वो सभी वर्ड के द्वारा एक बिहेवियरल एस्पेक्ट इंगित होने लगा, और उस वर्ब के द्वारा, उस वर्ड के द्वारा, उस लेवल्स के द्वारा हम मनुष्य के व्यवहारों का मापन कर सकते थे। तो काफ़ी आलोचना के बाद उन्होंने ये अपना
रिफॉर्म किया। तो ज़्यादा डिस्कशन उसके ऊपर नहीं करेंगे, आइए इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। 2001 के अनुसार जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है उसमें उन्होंने 5-6 लेवल दिए थे। पहले लेवल का नाम उन्होंने रिमेंबर रखा, दूसरे को अंडरस्टैंड रखा, तीसरे का नाम अप्लाई, चौथे का नाम एनालाइज, पाँचवें का नाम इवेलुएट और छठे का नाम क्रिएट कर दिया। तो रिमेंबर को आप कहीं कहीं किताबों में देखेंगे रिमेंबरिंग लिखा होगा, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग, इस प्रकार से भी लिखा होगा। तो आइए अलग अलग जो लेवल्स हैं कॉग्निटिव लेवल्स के, खास करके आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ कि जो मैथ्स टीचिंग होता है, मैथ्स टीचिंग में खास करके हम लोग कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा जोर देते हैं, कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे ज़्यादा जोर देते हैं, संज्ञानात्मक पहलू पर ज़्यादा जोर देते हैं हम लोग। तो जो संज्ञानात्मक पहलू को ज़्यादा विकसित करने की बात होती है गणित में, तो हम लोग बाकी के 2 पहलू जो है अफेक्टिव और साइकोमोटर, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, बल्कि हम डिस्कशन करेंगे केवल और केवल कॉग्निटिव एस्पेक्ट के ऊपर, राइट। तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट में 6 लेवल हैं, इन्हीं 6 लेवल को डिफाइन करेंगे। तो आइए पहले लेवल रिमेंबरिंग या रिमेंबर लेवल को समझ लेते हैं। रिमेंबर एक्चुअली हम कहते हैं रिकॉल करने की योग्यता को, किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ के से संबंधित जो भी सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में बैठी हुई हैं, उस सूचना को बिना किसी प्रकार के दबाव के मस्तिष्क से बाहर निकालने की योग्यता को हम रिकॉल करना कहते हैं, रिमेंबर करना कहते हैं या याद करना कहते हैं। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एबिलिटी टू रिकॉल, मेमोराइज फैक्ट, इंफॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट, कि जो भी सूचना या तथ्य या जो भी सूचना, तथ्य या उदाहरण हमारे मस्तिष्क में पहले से है, उसको चेतना केंद्र में लाने या उसको बाहर निकालने की योग्यता को रिमेंबरिंग कहते हैं। एक्चुअली रिमेंबरिंग लेवल से संबंधित ब्लूम्स महोदय ने कुछ शब्द दिए हैं जिनको हम एक्शन वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ब को मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ। एक्शन वर्ब वे वर्ब होते हैं जो ये सूचित करते हैं या यह इंगित करते हैं कि अगर मैं अपने कथन में इन वर्ब का प्रयोग करूँगा तो कथन को सुनकर के सामने वाला अपने किस मानसिक या शारीरिक स्थिति में होगा। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक्शन वर्ब वे वर्ब होते हैं जो यह बताते हैं कि हमारे द्वारा कथित कथन में कर्ता किस शारीरिक या मानसिक स्थिति में है। दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूँ कि क्रियात्मक शब्द वे शब्द होते हैं जो यह सूचित करते हैं कि क्रियात्मक शब्द वे शब्द होते हैं जो यह सूचित करते हैं कि हमारे द्वारा कथित कथन में कर्ता शारीरिक या मानसिक रूप से क्या कर रहा है। तो ये था एक्शन वर्ब का ओवरऑल डेफिनेशन। और एक्शन वर्ब जो रिमेंबरिंग लेवल से संबंधित हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं: डिफाइन, सेलेक्ट, चूज, रिकॉल, लिस्ट, नेम इत्यादि इत्यादि। डिफाइन का मतलब होता है परिभाषित करना, चुनना, चुनाव करना, प्रत्यास्मरण करना, सूची बनाना, नाम बताना इत्यादि इत्यादि। तो जो रिमेंबरिंग लेवल के एक्शन वर्ब हैं, ये जो एक्शन वर्ब है डिफाइन, सेलेक्ट, चूज, रिकॉल, लिस्ट, नेम इत्यादि इत्यादि, तो ये जो एक्शन वर्ब हैं ये कम इंटेलेक्चुअल पावर का डिमांड करते हैं। अर्थात ये एक्शन वर्ब बताते हैं कि जो रिमेंबरिंग लेवल है, रिमेंबरिंग लेवल में छात्र को कम दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात छात्र की कम चेतना की मांग करती है यह स्तर। आइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, वो है अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ लर्निंग। तो अंडरस्टैंडिंग को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इट इज़ एबिलिटी टू डिस्क्राइब रिमेंबर्ड फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। तो इसको इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि जो बोध स्तर है, जो संज्ञानात्मक पहलू का जो बोध स्तर है, वो जो सूचनाएं मस्तिष्क में मेमोराइज्ड हैं
उन सूचनाओं की व्याख्या करने से है। अर्थात बोधात्मक स्तर का तात्पर्य चेतना केंद्र में या मस्तिष्क में या स्मृति में उपस्थित सूचनाओं की व्याख्या करने से है। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लेवल। सॉरी, एक्सीलेंट फॉर्म, कुछ मिसटाइप हुआ है। अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो एक्शन वर्ब हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल के कुछ एक्शन वर्ब हैं जो इस प्रकार से हैं: एक्सप्लेन, कंपेयर, इलेबोरेट। एक्सप्लेन का अर्थ होता है व्याख्या करना, कंपेयर का अर्थ होता है तुलना करना, इलेबोरेट का अर्थ होता है व्याख्या करने के तात्पर्य ही आप समझिए या प्रकाश डालना कह सकते हैं इसको। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल से संबंधित एक्शन वर्ब हैं, राइट। तो एक बार आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, एक बार क्विक रिवीजन करना चाहेंगे हम लोग। अभी हम लोगों ने पढ़ा है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन्हें कम समय में प्राप्त किया जा सकता है, बहुत ही छोटे होते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव का छोटा रूप होता है। जनरल ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के साधन होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एजुकेशन करने के पश्चात प्राप्त किए जाते हैं, इसीलिए एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इंस्ट्रक्शन देने के पश्चात यानी कि शिक्षण करने के पश्चात छात्र में कुछ व्यवहारिक परिवर्तन आते हैं, इसीलिए हम इसे बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इसलिए कहते हैं कि ये इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए छात्रों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, किसी विषय विशेष से संबंधित इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो ये था स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। और फिर उसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम लोगों ने अध्ययन किया था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हम लोगों ने अध्ययन किया कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ब्लूम्स महोदय ने व्यवहार के तीन भाग बताए, और पहले भाग का नाम है कॉग्निटिव, दूसरे का नाम है अफेक्टिव, तीसरे का नाम साइकोमोटर। कॉग्निटिव का मतलब है सोचने समझने तर्क करने की योग्यता, खास करके जो मस्तिष्क से संबंधित होती हैं उन्हें हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। वे समस्त क्रियाएं जो मस्तिष्क से संबंधित होती हैं उन्हें कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं या कॉग्निटिव एस्पेक्ट कहते हैं। वो समस्त क्रियाएं जो हृदय से संबंधित होते हैं उन्हें हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। वो समस्त क्रियाएं जो क्रिया से संबंधित होती हैं, हाथ पाँव और बॉडी के संचालन से संबंधित होती हैं, उन्हें हम साइकोमोटर डोमेन कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आने वाले 6 लेवल का अध्ययन किया, जिसमें से पहले लेवल का नाम था रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग में हम लोगों ने अध्ययन किया कि ये क्या है कि एक्चुअली जो भी मेमोराइज्ड फैक्ट हैं, जो भी सूचनाएं हम अपने दिमाग में संयोजित किए हुए हैं, उसे याद करने की योग्यता को हम लोग रिमेंबरिंग कहते हैं। और इससे संबंधित कुछ एक्शन वर्ब होते हैं। एक्शन वर्ब के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। एक्शन वर्ब को भी हम लोगों ने डिफाइन किया था कि एक्शन वर्ब वे वर्ब होते हैं जो ये सूचित करते हैं कि हमारे द्वारा कथित कथन में कर्ता किस शारीरिक या मानसिक स्थिति में है या किस शारीरिक मानसिक स्थिति का प्रयोग करेगा या कर रहा है। तो रिमेंबरिंग लेवल से संबंधित कुछ एक्शन वर्ब थे, जैसे कि डिफाइन, चूज, लेवल और लिस्ट, मैच, नेम इत्यादि इत्यादि। रिमेंबरिंग लेवल के जो एक्शन वर्ब थे बहुत ही कम इंटेलेक्चुअल पावर का डिमांड करते थे। और उसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया था अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर। अंडरस्टैंडिंग लेवल को हम लोग कहते थे कि जो भी सूचनाएं मेमोराइज्ड हैं, जो भी फैक्ट रिमेंबर किए गए हैं, याद करके जो चेतना केंद्र में रखे गए हैं, जो भी फैक्ट या इंफॉर्मेशन याद करके स्मृति में संयोजित किए गए हैं, उन सभी फैक्ट या इंफॉर्मेशन की व्याख्या करने की योग्यता को ही हम लोग अंडरस्टैंडिंग कहते हैं या अंडरस्टैंड कहते हैं। तो इससे संबंधित कुछ एक्शन वर्ब का अध्ययन हम लोगों ने किया था। इससे संबंधित एक्शन वर्ब खास करके कंपेयर, इलस्ट्रेट, एक्सप्लेन,
इलाबोरेट इत्यादि इत्यादि थे। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।